द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा था और उसकी वजह से क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म किस तरीके से बढ़ रहा था और सोशलिज्म क्या होता है, ये भी हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. तो अभी हमने बहुत सारे अलग अलग आइडियाज को डिस्कस किया। अब उन सभी आइडियाज में से सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया था जो कि फार रीचिंग था, मतलब कि जो बहुत ही दूरदर्शी था, बहुत ही दूर की सोच रहा था और जो चीजें अभी तक लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, जिन मुद्दों पे लोगों ने अभी तक टच नहीं किया था, उन चीजों को सोशलिज्म में टच किया जा रहा था, उन पे डिस्कशन हो रही थी। तो अभी तक जितने भी आइडियाज थे उनमें एक तरीके से सबसे अच्छे तरीके से निकलकर सोशलिज्म का आइडिया निकल के आ रहा था। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. So mid-19th century तक, मतलब कि लगभग 1850s तक यूरोप में सोशलिज्म एक अच्छा माहौल बना चुका था। सोशलिज्म की एक अच्छी पकड़ हो चुकी थी। अब लोग सोशलिज्म जो आइडिया है उसको जानते थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और ये इस लेवल पे बढ़ता जा रहा था कि और लोग सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग सोशलिज्म के बारे में जानना चाह रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो अब ज्यादा अटेंशन सोशलिज्म को मिलने लगी थी। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Socialist वो लोग होते हैं जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, मतलब कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करे, किसी भी प्रॉपर्टी को ओन करे। कि मान लो ये मिस्टर काजू हैं और इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, ये ज़मीन सिर्फ इनकी है। अब ये इस पे चाहे कुछ उगाए, चाहे कोई फैक्ट्री सेटअप करे, इट्स टोटली हिज विल, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी इस ज़मीन पे करना चाहे। और काजू जिस गांव में रहता है, उस गांव में काजू के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गांव वाले हैं। मान लो 10 और फैमिलीज जो हैं इस गांव में रहती हैं, जिसमें काजू भी रहता है। अब ये जो लोग हैं इनके पास बहुत ज़मीन नहीं है, छोटा मोटा जो है जमीन का टुकड़ा है, या फिर इनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। ये जो 10 लोग हैं ये काजू की ही जमीन पे आके काम करते हैं और काजू उसके बदले इन 10 लोगों को पैसा देता है, इन 10 फैमिली के लोगों को पैसा देता है। तो बेसिकली काजू जो है वो सारी प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है इस गांव की। अब जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि ऐसे काजू जैसा कोई भी ना हो, जो प्रॉपर्टी है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन होल्ड ना करे, बल्कि इस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग काजू, मतलब कि ऐसा नहीं काजू से कोई दुश्मनी है भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं, बट जो 10 फैमिलीज हैं और जो काजू है, काजू की फैमिली है, वो सब मिलके इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें। मतलब कि देश में, नेशन में जो भी प्रॉपर्टी है वो सब लोग मिलके होल्ड करें। ये बेसिक आइडिया था सोशलिज्म का। तो जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड करने के अगेंस्ट थे कि कोई अकेला पर्सन या लोग पर्सनली, भाई काजू है, बादाम है, किशमिश है और पिस्ता है, सारे लोग अपनी अपनी जमीनें होल्ड कर रहे हैं, उस पर फैक्ट्रीज चला रहे हैं, कोई उस पर खेती कर रहा है। इस तरीके से सिस्टम जो है ये सोशलिस्ट को नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि सब लोग कलेक्टिवली, सब लोग साथ में मिलके प्रॉपर्टीज को होल्ड करें। Why individuals owned the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सोशलिस्ट थे, वाई देवर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्यों थे। अब देखो क्या होता है कि जब इंडिविजुअल किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उससे क्या होता है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, वो लोगों को रोजगार दे रहा है। लाइक वी टॉक्ड अबाउट काजू हियर, कि काजू जो है वो क्या कर रहा है, वो इस जमीन को होल्ड कर रहा है और इस जमीन पे वो क्या कर रहा है, जो बाकी 10 फैमिलीज के लोग हैं उनको वो इस जमीन पे जॉब दे रहा है, काम पे रख रहा है। इसके गांव के जो बाकी लोग थे वो इसकी जमीन पे काम कर रहे हैं और उसके बदले काजू उनको मजदूरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है। बट होता क्या है कि इस तरीके से जब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करता है और जब वो किसी को काम पे रखता है तो नॉर्मली उसका मेन एम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। उसका मतलब अल्टीमेट मकसद ये होता है कि वो और ज्यादा अमीर कैसे बने और ज्यादा पैसा कैसे कमाए। तो इस चक्कर में, इस पैसे की चमक में वो
जो लोग उसके ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, उनके बारे में वो सोचना बंद कर देता है, उनके फ़ायदे में नहीं सोचता। वो क्या सोचता है कि ये लोग 6 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे काम करने से मेरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो एक काम करता हूँ, इन लोग को बोलता हूँ अब से 10 घंटे काम करें मेरे खेत पे और इनकी वेज सेम रहेगी, वेज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बट 10 घंटे काम करना है अब से ताकि मेरे को प्रॉफिट और हो। तो इस तरीके से ये जो काजू है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है लोगों को। तो ये लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उनका पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि वो लोग लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिन लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं उनके ऊपर वो अत्याचार बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में काम कराते हैं, उनकी वेजेस नहीं बढ़ाते, उनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कराते हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस में वो लोग काम करते हैं। वो लोग कुछ भी करके बस ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और इन लोगों के बारे में ये लोग नहीं सोचते। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, जो लोग अमीर हैं, वो लोग जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचते, तो इस वजह से लोगों को नुकसान होता है। So if society as a whole rather than single individuals control property, more attention would be paid to collective social interest. तो सोशलिस्ट का ये कहना है कि अगर एक पर्सन के बदले पूरी सोसाइटी मिलके रिसोर्सेज को होल्ड करेगी कि यहाँ पे काजू भी है एंड अदर्स भी हैं, जो गांव के अदर्स लोग हैं वो भी हैं, वो सारे मिलके ज़मीन को होल्ड कर रहे हैं। मतलब इस ज़मीन का मालिक अब सिर्फ काजू नहीं बल्कि गांव में जो दूसरे रहने वाले लोग हैं वो भी उसके उतने ही हकदार हैं। तो इससे क्या होगा कि अब इन लोगों के बारे में, जो बाकी गांव के लोग थे जो पहले काजू के खेत में काम किया करते थे, अब उनके बारे में भी सोचा जाएगा, अब उनको भी ज़्यादा अटेंशन दी जाएगी, उनके भले के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि वो भी उनके मालिक है, वो भी उस ज़मीन के मालिक है, उस रिसोर्स पे उसका भी हक है। और जितना अटेंशन काजू को मिलेगा फिर उतना ही बाकी लोगों को भी मिलेगा अगर सोशलिज्म के हिसाब से हम चलें और इस प्रॉपर्टी को अगर सब लोग मिल के होल्ड करें। तो ये जो सिस्टम है, ये जो आइडिया है वो सोशलिज्म का था। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। अब जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, जिन्हें हम सोशलिस्ट कह रहे हैं, ये इस चेंज को चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो कोई प्राइवेटली ओन ना करे बल्कि सब लोग मिलके ओन करें, सब लोग मिलके किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करें, और इसके लिए सोशलिस्ट ने बहुत सारे कैंपेन चलाए। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? अब हम कह रहे हैं कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें लोग ये मानते हैं कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड ना करे। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा तो सोसाइटी काम कैसे करेगी? मतलब कि मान लो कोई भी पर्सन ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई भी पर्सन ज़मीन को ओन नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन अपना पर्सनल एक तरीके से घर नहीं है, मतलब जो भी बेसिक रिसोर्सेज हैं वो किसी के अपने नहीं हो सकते। हम ज़मीन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अगर ये कहा जाए कि कोई भी पर्सन ज़मीन को होल्ड नहीं कर सकता, ज़मीन को प्राइवेटली ओन नहीं कर सकता, तो फिर सोसाइटी काम कैसे करेगी? और सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होगा? किस बेसिस पे जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो चलेगी आगे? सो सोशलिस्ट हैड विजन्स, डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट थे वो अलग अलग विजन्स लेके चल रहे थे कि फ्यूचर में सोसाइटी ऐसी होगी, फ्यूचर में सोशलिस्ट जो सोसाइटी है वो ऐसी दिखेगी। तो अलग अलग सोशलिस्ट का अलग अलग आइडिया था फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में जो सोशलिस्ट सोसाइटी होगी वो कैसी होगी। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स। अब कुछ लोग जो हैं वो कॉपरेटिव्स के आइडिया को मान रहे थे कि अगर हम सोशलिज्म का पाथ फॉलो करते हैं तो सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, सोसाइटी कैसे ऑपरेट करनी चाहिए, तो वो कॉपरेटिव्स के बेसिस पे, कॉपरेटिव्स की मदद से काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर पाएगी। कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल क्या है? अमूल दूध जो है वो एक कॉपरेटिव सोसाइटी है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये एक कॉपरेटिव सोसाइटी है। कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? कॉपरेटिव्स क्या होते हैं कि जब सब लोग मिलके कोई काम शुरू कर रहे हैं और जितना वो इनपुट दे रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्हें उनका रिटर्न मिले, उन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा मिले। मतलब सब लोग मिलके कोई काम चला रहे हैं, सब लोग मिलके अमूल जो डेयरी है, अमूल जो पूरा मिल्क का सिस्टम है, प्रोडक्शन है, वो चला रहे हैं। और जो लोग जितना दूध देते हैं, जितना इनपुट देते हैं पूरे कॉपरेटिव को, उसके बेसिस पे उन्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं।
सो कोऑपरेटिव्स क्या हो गया, जिसको पूरी कम्युनिटी मिलके चला रही है। Robert Owen, 1777 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. तो रॉबर्ट ओवन जो है वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब कि वो एक तरीके से बिजनेसमैन थे जो कि फैक्ट्री में अपना कुछ मैन्युफैक्चर करते थे। उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है वो स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने रखा न्यू हार्मनी इन इंडियाना। तो ये इंडियाना में इन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी शुरू की। इंडियाना कहाँ है? यूएसए में है। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiatives. अब कुछ लोग तो ऐसा मान रहे थे कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो कैसे चलेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, थ्रू कॉपरेटिव्स। बट कुछ लोग इसके अपोज में थे। कुछ लोग का ये मानना था कि कॉपरेटिव्स के मदद से आप सोसाइटी को नहीं चला पाओगे। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करना है तो जो कॉपरेटिव्स हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपको छोटे लेवल पे काम करना है तो कॉपरेटिव्स हो सकता है हेल्पफुल हो, बट इफ यू वांट टू ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल, अगर आप पूरे देश को लेके चलना चाहते हो तो शायद कॉपरेटिव्स जो है वो हेल्प नहीं कर पाएंगे बड़े स्केल पे काम करने के लिए। क्योंकि कॉपरेटिव्स में क्या होगा, एक इंडिविजुअल जो है वो इनिशिएटिव लेके चल रहा है, वो पूरी कम्युनिटी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे रॉबर्ट ओवन ने एक कम्युनिटी जो है, एक कॉपरेटिव कम्युनिटी स्टार्ट की। अब इसमें क्या होगा कि रॉबर्ट ओवन ने बाकी लोगों को बोला, आओ मेरे साथ जुड़ो और हम सब मिलके एक काम करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू करने का काम है, कम्युनिटी को शुरू करने का काम है, वो एक इंडिविजुअल कर रहा है, इनिशिएटिव इंडिविजुअल ले रहा है। बट अगर हम बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक ऐसे अथॉरिटी को आना होगा जो कि बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर सके। तो लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है, मतलब जो सरकार है, उसे कॉपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बजाय जो पूरी गवर्नमेंट है वो कॉपरेटिव्स को एनकरेज करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुई ब्लैंक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो फ्रांस में लुई ब्लैंक जो थे वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कॉपरेटिव्स को एनकरेज करे, बढ़ावा दे, और जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस है, मतलब ऐसे बिजनेसेस, ऐसे कंपनीज जिन्हें की कोई प्राइवेट पर्सन ओन कर रहा है, ऐसी कंपनियां जिन्हें कोई पर्सन चला रहा है, उनको बदलने का काम जो है गवर्नमेंट करे, उनको रिप्लेस कर दे कि जो एंटरप्राइजेस हैं वो कोई पर्सन ना चलाए बल्कि पूरी गवर्नमेंट, पूरे जो कम्युनिटी है वो मिलके चलाए, कॉपरेटिव्स मिलके किसी एंटरप्राइज को ओन करें, ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन। तो इस तरीके से लुई ब्लैंक जो है वो डिमांड कर रहे थे फ्रांस में। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. अब ये cooperatives क्या होंगी? ऐसे एसोसिएशन होगा, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होगा जिसमें कि लोग मिलके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं उसको वो लोग डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे? जितना भी उन्होंने मेहनत की है, जितना भी उन्होंने काम किया है। अगर किसी पर्सन ने ज्यादा काम किया है, ज्यादा इनपुट्स दिए हैं, तो उस बेसिस पे उस पर्सन को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी पर्सन ने कम काम किया है तो उसके बेसिस पे उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से जो पूरा प्रॉफिट कमाया है उसमें से उनके काम करने के बेसिस पे प्रॉफिट को शेयर कर देना, ये बेसिक मकसद था कॉपरेटिव्स का। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड देयर अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब जो सोशलिस्ट और जो पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज का जो आइडिया चल रहा था, उसमें कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक जो एंगल्स हैं उन्होंने और अपने आइडियाज जो है इसमें जोड़ दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ऐसे सोसाइटी जिसमें इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो बिजनेसेस है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट पर्सन ओन करते हैं। तो जिस सोसाइटी में चीज़ों को प्राइवेट पर्सन ओन करते हैं उसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, और जिस सोसाइटी में सारे लोग मिलके किसी प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं उसे हम सोशलिस्ट कहते हैं। सो वो सोशलिस्ट सोसाइटी हो गई, राइट। तो मार्क्स ये कह रहे थे कि अगर कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो वो नॉर्मली कैपिटलिस्ट होती है। अब कैपिटलिस्ट जो है वो ओन करते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कैपिटलिस्ट कौन? जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके पास वो
कैपिटल रहती है, वो पैसा रहता है जो कि वो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। बेसिकली जो कैपिटलिस्ट हैं, जो प्राइवेट पर्सन है, उनके पास पैसा है जिसको कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा ही उसे ही हम कैपिटल कह रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस में इन्होंने पैसा तो लगा दिया, बट सिर्फ पैसा लगाने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ लोगों को यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा ताकि वो इस पूरे बिजनेस को और बड़े लेवल पे पहुंचा सके, इसे प्रॉफिटेबल बना सके। जब तक लोग काम ही नहीं करेंगे तब तक कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा। इसीलिए इन कैपिटलिस्ट के लिए जो काम करने वाले लोग थे वो एक्चुअली इनके लिए प्रॉफिट बना के दे रहे थे। जो फैक्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे थे, वो इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए प्रॉफिट बना रहे थे। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अब इन वर्कर्स की कंडीशन, जो इनके फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती थी जब तक कि जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले के हाथ में जा रहा है। मतलब जब तक प्रॉफिट इन लोगों के पास नहीं आ रहा, इन लोगों के साथ जब तक प्रॉफिट शेयर नहीं किया जा रहा, तब तक ये लोग बुरी कंडीशन में रहेंगे और ये जो प्राइवेट प्लेयर है ये मजे लेता रहेगा। बट जबकि आप देखो तो ये बंदा पैसे लगा रहा है, जो प्राइवेट प्लेयर है वो पैसे लगा रहा है, अच्छी बात है। बट जो लोग काम कर रहे हैं अल्टीमेटली वो उसके उस पैसे से और पैसा बना के दे रहे हैं, वो उस पैसे को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। तो इसलिए जो लोग इसके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों की केयर, उन लोगों की जो देखभाल है, उन लोगों का वेलफेयर, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि इस प्रॉफिट में से इन लोगों को शेयर नहीं मिलेगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मार्क्स और फ्रेडरिक जैसे लोग अब ये कह रहे थे कि जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को अब कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना होगा, एक तरीके से कैपिटलिज्म को हटाना होगा और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है उसको पूरे तरीके से खत्म करना होगा। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. मार्क्स ऐसा मानते थे कि अगर वर्कर्स अपने आप को कैपिटलिस्ट के, इन प्राइवेट प्लेयर्स के, इन प्राइवेट ओनर्स के एक्सप्लॉइटेशन से, अत्याचार से अपने आप को अगर वर्कर्स बचाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी होगी जो कि रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी है। रेडिकल्स कौन होते हैं? जो कि इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करते हैं, जो मानते हैं कि सब लोगों के पास उनका राइट होना चाहिए, कोई भी पर्सन प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन ना करे और राइट टू वोट सबके पास होना चाहिए। तो इस तरीके के आइडियाज वाले लोग कौन हो गए? रेडिकल। और सोशलिस्ट मतलब कि जो सारे लोग मिलके किसी प्रॉपर्टी को ओन करें। तो ऐसे जो रेडिकल लोग हैं, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें रेडिकल्स के आइडियाज को फॉलो किया जाए और सोशलिज्म के आइडियाज को फॉलो किया जाए। तो ऐसी सोसाइटी को बिल्ड करना होगा जिसमें कि जो प्रॉपर्टी है वो सब लोग मिल के कंट्रोल करें, सोशली कंट्रोल करें। और जब ऐसा होगा तभी वर्कर्स का फायदा हो पाएगा, वर्कर्स का बेनिफिट हो पाएगा, उनकी कंडीशन बेटर हो पाएगी। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और जब एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जो कि रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी होगी, जिसमें सब कुछ सोशली कंट्रोल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। अगेन कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब यही है कि जब सारी कम्युनिटी मिलके सोसाइटी को चला रही है और उसको प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. तो मार्क्स का ऐसा मानना था, वो एक तरीके से इस विश्वास में थे कि वर्कर्स जो है वो कैपिटलिस्ट के से जो है वो जीत जाएंगे। ट्रायम्फ मतलब एक तरीके से विक्ट्री पाना, विजय प्राप्त करना। तो मार्क्स ऐसा मानते थे कि ये जो वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट की झड़प है, इसमें वर्कर्स ही जीतेंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और मार्क्स ऐसा मानते थे कि जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो ही नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर में। मतलब कि फ्यूचर में नॉर्मली जो सोसाइटी देखने मिलेगी, एक ऐसे सोसाइटी जो सही तरीके से काम कर पाए, जिसमें सबका भला हो पाए, तो वैसी सोसाइटी हमें देखने मिलेगी जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। सो इस वीडियो में हमने जाना कि सोशलिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो यूरोप में फैल रहा था, किस तरीके से सोशलिज्म को लेकर भी लोगों के अपने अपने आइडियाज थे और वो फ्यूचर में सोशलिज्म को कैसे देख रहे थे। और फिर हमने देखा कि लोग किस तरीके से समझ रहे थे कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे ऑपरेट करेगी। कुछ लोग मान रहे थे कि कोऑपरेटिव जो कम्युनिटीज हैं उसके थ्रू ऑपरेट कर पाएगी। कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि अगर कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन अगर कोऑपरेटिव कम्युनिटीज को इनिशिएट करेगा, चलाने की कोशिश करेगा, तो नहीं हो पाएगा, बल्कि जो गवर्नमेंट है उसे कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना होगा। तो इस तरीके से अलग अलग आइडियाज जो है वो हमने डिस्कस किए।
फिर हमने देखा कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स जैसी जो पर्सनालिटीज हैं, ये किस तरीके से सोशलिज्म को देखते थे और किस तरीके से इन्होंने अपने आइडियाज को सोशलिज्म के आइडियाज में ऐड ऑन किया।